हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं मुकेश प्रजापति कृष्णा अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। भारतीय इतिहास के अंतर्गत मध्यकालीन भारत के इतिहास में अपन मुगल काल पढ़ चुके हैं। मुगल काल के प्रमुख प्रश्नोत्तरी लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। इस क्लास में अपन आज मुगलकालीन प्रश्नोत्तरी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्नोत्तरी के लगभग 3 वीडियो रहेंगे आपके, जिसमें जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ी है उस थ्योरी में अगर कोई चीज़ आपके रीड आउट नहीं हो रखी या आपको नहीं बताई है तो इन क्वेश्चनों के माध्यम से वो नई नई थ्योरीज आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज अपन मुगलकालीन प्रश्नोत्तरी। सबसे पहला प्रश्न है, मुगल मूलतः कहाँ के निवासी थे? मुगल मूलतः कहाँ के निवासी थे? मुगल मूलतः कहाँ के निवासी थे? पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, मध्य पूर्वी एशिया। अब देखिए, जो मुगल थे वो मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया में एक जगह आती है समरकंद। कौन सा कंद? समरकंद, फरगना। दो जगह आती है, समरकंद और फरगना। ये दोनों की दोनों उज्बेकिस्तान के आसपास स्थित हैं। अतः मुगल मूलतः थे वो मध्य एशिया के निवासी थे। आफ्टर देन अपन पढ़ते हैं कि बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 14 फरवरी 1483 को फरगना के एक गांव में होता है। आफ्टर देन 1494 में मात्र 11 वर्ष की उम्र में बाबर फरगना का शासक बनता है। तो मुगल थे वो मूलतः कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाबर किस वंश के अंतर्गत आता था? बाबर जो था उसका वंश कौन सा था? किस वंश के अंतर्गत बाबर आता था? अफगानी नहीं था, चगताई में भी, संस्कनी नहीं, ये सभी नहीं, सभी तो हो ही नहीं सकते, बच्चा पीछे चगताई। तो चगताई तुर्क था बाबर। जैसे कि अपन इंडिया की बात करते हैं, जो इंडिया की अगर अपन बात करें तो इंडिया में जो ये वाला हिस्सा है, इस हिस्से में जो सबसे नजदीक था उसने सबसे बाद में आक्रमण किया था, और जो सबसे दूर था उसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। तो जो बाबर था ये चगताई तुर्क था। सबसे पहले भारत पर तुर्कों का आक्रमण होता है, फिर अफगानों का, सबसे पहले तुर्कों का, फिर अफगानों का आक्रमण होता है। तो बाबर था वो चगताई तुर्क था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकबर की माता हमीदा बेगम किस राजवंश से संबंधित थी? यूपीएससी प्री 2003 ये क्वेश्चन आया हुआ है। अकबर की माता हमीदा बेगम किस राजवंश से संबंधित थी? मीर अली अकबर जामी। इस राजवंश से अकबर की माता हमीदा बेगम बिलोंग करती थी। आफ्टर देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस मुगल शासक की अर्थी होती हैं जनाजा। जनाजा भी अपन इसको कह सकते हैं। अर्थी, जब व्यक्ति की डेथ हो जाती तो कंधों पे रख के जिसको कंधे पे रख के लिख के जाया जाता है उसको अर्थी कहा जाता है। किस मुगल शासक की अर्थी को साधारण नौकर तथा किन्नरों ने, किन्नर या हिंजड़े बोथ आर इक्वल, किस मुगल शासक की अर्थी को साधारण नौकर एवं हिंजड़ों ने कंधा दिया था? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं। अब देखना, औरंगजेब का जो शासनकाल था तो ये एकदम इफेक्टिव शासक होता है। जहांगीर भी इफेक्टिव शासक होता है, हुमायूं भी इफेक्टिव शासक होता है। शाहजहां के समय होता है उत्तराधिकार का संघर्ष। कौन सा संघर्ष? उत्तराधिकार का संघर्ष। उत्तराधिकार का संघर्ष होता है। इस उत्तराधिकार के संघर्ष के अंतर्गत 4 बेटे होते हैं शाहजहां के, वो लड़ते हैं
और अंततः में औरंगजेब शाहजहां को पकड़ के जेल में डाल देता है। और अंत में जब इसकी जो वो समय होता है जेल में, इसकी बड़ी बेटी जहान आरा के द्वारा इसकी सेवा की जाती है। आफ्टर देन शाहजहां का जब मृत्यु होती है तो इसके सगे संबंधी कोई इसके अर्थी को कंधा नहीं देते हैं। साधारण नौकर तथा हिंजड़े या किन्नरों के द्वारा इसकी अर्थी को कंधा लगाया जाता। तो इसमें ये राइट रहेगा शाहजहां। शाहजहां को अर्थी को साधारण नौकर एवं हिंजड़ों ने कंधा दिया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आते हैं, मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में हुए सतनामी विद्रोह। कौन सा विद्रोह? सतनामी विद्रोह। सतनामी विद्रोह का केंद्र कहां पर स्थित था? देखिए, औरंगजेब के शासनकाल में एक विद्रोह होता है जिसे सतनामी विद्रोह कहा जाता है। यह विद्रोह होता है 1672 में, 1672 में होता है। आफ्टर दिन 1672 में एक संप्रदाय था जिसे कहा जाता है सतनामी संप्रदाय। इस संप्रदाय के जो फॉलोअर्स होते थे, जो अनुयायी होते थे, उनको कहा जाता है मुंडिया। क्या कहा जाता है? मुंडिया। औरंगजेब के शासनकाल में किसी एक मुंडिया की हत्या कर दी गई। क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। आफ्टर देन ये मुंडिया होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं, जिसे कहा जाता है सतनामी विद्रोह। यह विद्रोह होता है, इस विद्रोह का जो नेतृत्व करता होता है, इस विद्रोह का जो नेतृत्व करता होता है वो वीरभान होता है। कौन होता है? वीरभान होता है। अब देखिए, प्रश्न पढ़िए आप, मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में हुए सतनामी विद्रोह। क्या था सतनामी विद्रोह? ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सतनामी विद्रोह का केंद्र पूछा गया है, मतलब सेंटर कहां था, किस स्थान पर यह सतनामी विद्रोह हुआ है। पहला आता है नारनौल। नारनौल हरियाणा में है। मेवात, अब दोनों इनमें से कोई नहीं। देखिए, सतनामी विद्रोह का केंद्र कहां था? मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया था। नारनौल हरियाणा में 1672 ईस्वी में औरंगजेब के खिलाफ मुंडिया जाति, मुंडिया लोग होते हैं, सतनामी समुदाय होता है, उसके फॉलोवर, वो किसी मुंडिया की हत्या को लेकर औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप इस विद्रोह को भारतीय इतिहास में सतनामी विद्रोह कहा जाता है। तथा यह विद्रोह वीरभान के नेतृत्व में होता है, नारनौल हरियाणा में होता है। कहाँ होता है? नारनौल हरियाणा में। इसका राइट आंसर है नारनौल हरियाणा। अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, और ज्यादा जानकारी के लिए आप औरंगजेब का अपना एक वीडियो है उसमें और आप अच्छे से देखना। अगला प्रश्न आता है, मुगल शासक औरंगजेब ने शासनकाल में मुगलों का किनके साथ 30 वर्षीय संघर्ष हुआ है? 30 वर्षीय संघर्ष क्या होता है एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। 30 वर्षीय संघर्ष जोधपुर के तत्कालीन शासक महाराजा जसवंत सिंह की 1678 में 1678 में जमरूद, कौन सा रूद? जमरूद में जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1678 ईस्वी में मारवाड़ नरेश जसवंत सिंह की मृत्यु जमरूद में हो जाती है। जमरूद अफगानिस्तान में पड़ता है। मृत्यु के पश्चात जसवंत सिंह की रानी तथा बेटों को औरंगजेब के द्वारा, किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा नजरबंद करके दिल्ली में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? दिल्ली में रखा जाता है। और दिल्ली में एक हवेली है जिसे कहते हैं स्वरूप सिंह की हवेली। स्वरूप सिंह की हवेली में नजरबंद करके रखा जाता है। अब इस जसवंत सिंह का एक वफादार सेनापति था जिसका नाम था वीर दुर्गादास। कौन सा दास? वीर दुर्गादास। यह वीर दुर्गादास जसवंत सिंह के बेटे का नाम था अजीत सिंह। कौन सा सिंह? अजीत सिंह। अजीत सिंह को मारवाड़ का अगला शासक नियुक्त करने के लिए जसवंत सिंह का वफादार सेनापति वीर दुर्गादास एक संघर्ष करता है औरंगजेब के खिलाफ। आफ्टर देन जब तक औरंगजेब जिंदा होता है तब तक अजीत सिंह राजा नहीं बनता है। औरंगजेब की मृत्यु होने के पश्चात 1707-8 ईस्वी में अजीत सिंह मारवाड़ का शासक बनता। अब प्रश्न अपना क्या कह रहा है? मुगल शासक औरंगजेब ने शासनकाल में
मुगलों का किन के साथ 30 वर्षीय युद्ध हुआ? तो मुगलों का किसके साथ 30 वर्षीय युद्ध हुआ? मारवाड़ नरेश जसवंत सिंह के सेनापति वीर दुर्गादास के लिए। तो मेवाड़ नहीं होगा इसमें, पुर्तगाली भी नहीं थे, अंग्रेजी भी नहीं थे, तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपके मारवाड़। मारवाड़ के साथ में 30 वर्षीय युद्ध होता है, 1678 से लेकर 1707-8 तक चलता है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है अपने, निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई है? निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई है या जहर देने से हुई है? क्या देने से हुई है? जहर देने से हुई है। अब्बास का सरवानी नहीं, अब्बास का सरवानी का ऑलमोस्ट जो इतिहास है वह शेरशाह सूरी को समर्पित है, तो अब्बास का सरवानी नहीं होगा। अबुल फजल का संबंध ऑलमोस्ट अकबर से होता है। आफ्टर देन गुलबदन बेगम में भी निजामुद्दीन अहमद, दोनों में से एक होगा। दो ऑप्शन तो अपने लिए कट चुके हैं, अब दो ऑप्शन बचे हैं, गुलबदन बेगम और निजामुद्दीन अहमद। अब मैंने जब आपको बाबर पढ़ाया था तो बाबर के वीडियो में मैंने एक्सप्लेनेशन किया था, गुलबदन बेगम की एक पुस्तक है जिसे कहा जाता है हुमायूं नामा। कौन सा नामा? हुमायूं नामा। इस हुमायूं नामा में गुलबदन बेगम, कौन सी बेगम? गुलबदन बेगम जीबी, गुलबदन बेगम एक्सप्लेन करती हैं कि उसके पिता बाबर की मृत्यु आईएल इब्राहिम लोदी की मां द्वारा जहर देने से या विष देने से हुई है। वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, गुलबदन बेगम की पुस्तक हुमायूं नामा में गुलबदन बेगम वर्णन करती हैं कि बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी की मां द्वारा विष या जहर देने से हुई है। ये जानकारी हमें किस में मिलती है? गुलबदन बेगम की पुस्तक हुमायूं नामा में। प्रश्न कह रहा है अपना, निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष या जहर देने से हुई है? तो गुलबदन बेगम ने यह लिखा है कि मेरे पिता की मृत्यु इब्राहिम लोदी आयल की मां के द्वारा विष या जहर देने से होती है। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता देता हूं कि जैसे अपन इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास अथाह है, अपन 100% कवर इतिहास को नहीं कर सकते। एवरेजन कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा हो 100 आउट ऑफ 100 कट ऑफ कभी किसी की नहीं जाती है। कट ऑफ एवरेजन होती है 65-75 के मध्यस्थ, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। तो मेरी एक सजेशन रहेगी आपको, आप कोई भी संस्थान में पढ़ते हो या कहीं पे भी आप अध्यापन कार्य कर रहे हो, अपने सेपरेट एक नोट्स रखें, खुद के नोट्स होने चाहिए। प्लस आपने जो भी, जैसे मेरा वीडियो देखा है, आपने बाबर का मेरा वीडियो देखा है, तो बाबर का जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है उस जो आपके नोट्स है, नोट्स में लिख दिया करो, इंपॉर्टेंट फैक्ट उसमें जोड़ दिया करो। अलग से कलेक्शन मत रखो, आप एक पुस्तक रखो, एक नोटबुक रखो, उसमें अलग अलग इंपॉर्टेंट फैक्ट आप कलेक्ट करते जाओ। पर्सनली नोट्स रखा करो, चाहे कहीं से भी पढ़ो आप, बट उसमें जो भी आपको लगता है कि हाँ ये एग्जाम किस तरह से अच्छा है तो उसको उसमें ऐड करते जाओ। अब ये आ गया आपके समझ में। गुलबदन बेगम की पुस्तक हुमायूं नामा में गुलबदन बेगम एक्सप्लेन करती है कि बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी की मां के द्वारा जहर देने से होती है। आफ्टर देन अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसने अफीम लेकर आत्महत्या की या अफीम खाकर अपने को सुसाइड किया? ऑप्शन है आपके मल्लिका ए जहां, नूरुनिसा बेगम, जोधाबाई, शाह बेगम। जोधाबाई तो होने से रही, मल्लिका ए जहां नहीं, नूरुनिसा बेगम नहीं, शाह बेगम। शाह बेगम के द्वारा अफीम का अत्यधिक सेवन कर लेने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखना, यूजीसी नेट का क्वेश्चन है ये, यूजीसी नेट में दिसंबर वाली नेट में ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है। शाह बेगम की मौत होती है वो अत्यधिक अफीम, या अफीम को काला सोना, सफेद सोना, काला सोना भी कहा जाता है, जिसे मारवाड़ में कहा जाता है अमल, अत्यधिक अमल के सेवन से शाह बेगम की मौत हो जाती है। तो इसमें राइट आंसर है शाह बेगम। आफ्टर द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करें अच्छे से, आप एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक प्रश्न आपको समझ में नहीं आए ऑप्शन नहीं देखे, अच्छे से 2-3 बार अच्छे से तबियत से क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए। आप क्वेश्चन को रीड आउट करती है आपके दिमाग में एक साइको सेट हो जाएगा, प्रश्न पूछ क्या रहा है। अब देखना, कई बार अपन जल्दबाजी में क्वेश्चन अटेंड करने के चक्कर में नहीं है को भूल जाते हैं, सुमेलित है पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट उत्तर जाता है अकबर, अकबर के 15, 17,
फिर अपन कंफ्यूज हो जाते और क्वेश्चन गलत हो जाता। तो मेरी सजेशन है आपको, अच्छे से आप 2-3 बार जब तक अच्छे से क्वेश्चन समझ में नहीं आए तब तक उसको रीड आउट करें। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सम्राट है इधर और यहां है सूबों की संख्या। ऐसे प्रश्न होते हैं, यह प्लस पॉइंट होते हैं पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए। इन प्रश्नों में कोई हाथ नहीं डालता है। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है, वास्तव में तैयारी वाला होता है, वही इन प्रश्नों को अटेंड कर पाता है। और ये लीडिंग क्वेश्चन होते हैं, आपको काफी लीड देके जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है बट इसमें अगर चारों के चारों कूट आपको अच्छे से आते हैं तभी आप इसको सोल्व कर पाते हो। और ऐसा बहुत कम चांसेज होते हैं कि चारों के चारों कूट अधिकांश स्टूडेंट को आए, और जिनका सिलेक्शन होता है उनको ये चारों कूट ही आते हैं। तो ये मार्किंग वाले क्वेश्चन होते हैं, आपको लीड देके जाते हैं। इन क्वेश्चन को अच्छे से हल करना आप। इधर है सम्राट, इधर है सूबों की संख्या। प्रश्न पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। अकबर के समय सूबों की संख्या 15 थी, बिल्कुल सही बात है। अकबर के समय सूबों की संख्या थी, सूबा या इसकी जगह प्रांत लिख दे तो भी सही है। अकबर के समय सूबों या प्रांतों की संख्या कितनी थी? 15 थी। अब यहां एक फैक्ट आप ध्यान रखना, अकबरकालीन एक पुस्तक है, आईन-ए अकबरी, जिसके लेखक अबुल फजल है। अकबरनामा का तीसरा पार्ट है। इस पुस्तक में अबुल फजल कहता है कि अकबर के समय जो सूबों की या प्रांतों की संख्या थी वो 12 थी। कितने थी? वैसे एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में अपने को देखने को मिलता है 15 थी, बट इस पुस्तक में आईन-ए अकबरी में हमें सूबों की संख्या 12, प्रांतों की संख्या 12 ही मिलती है। अब 12 और 15 में 3 ऐसे प्रांत कौन से थे जिसका वर्णन आईन-ए अकबरी में नहीं होता है? तो पहला था बरार, दूसरा था खानदेश और तीसरा था अहमदनगर। इन 3 प्रांतों का उल्लेख आईन-ए अकबरी में नहीं हो रखा। बाकी अकबर के इतिहास में वर्णन है कि इसके समय प्रांतों की संख्या 15 थी, बट आईन-ए अकबरी में अबुल फजल कहता है अकबर के समय प्रांतों की संख्या 12 थी। ये क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2013 वाली में आया हुआ है। आईन-ए अकबरी के अनुसार अकबर के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 12 थी। ये 3 प्रांत आईन-ए अकबरी में एक्सप्लेन नहीं होते। अकबर के समय प्रांत या सूबों की संख्या 15 थी केंद्रीय प्रशासन के अनुसार। अगर पूछ लिया जाए आईन अकबरी तो 12। जहांगीर के समय प्रांतों की संख्या 17 नहीं थी। जहांगीर के समय प्रांतों की संख्या 15 ही थी। जहांगीर ने एक प्रांत जीता था, कांगड़ा। कौन सा प्रांत? कांगड़ा। इस प्रांत को जीता था, लेकिन जहांगीर ने इसको अलग प्रांत नहीं बनाया। इस प्रांत का विलय कर दिया लाहौर प्रांत में। किस प्रांत में? लाहौर प्रांत में विलय कर दिया। जहांगीर के समय प्रांतों की संख्या 15 ही थी। ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, ध्यान रखना। शाहजहां के समय प्रांतों की संख्या 18 थी, सही है। शाहजहां जब शासक बनता है तब 15 प्रांतों की संख्या थी। जब राजगद्दी से हटता है तो प्रांतों की संख्या 18 हो जाती है। अब 3 प्रांत शाहजहां के समय कौन कौन से नए ऐड हुए? पहला हुआ थट्टा, दूसरा हुआ कश्मीर और तीसरा हुआ उड़ीसा। ये 3 प्रांत शाहजहां के द्वारा जीते जाते हैं और अपने राज्य में मिलाया जाता है। तो शाहजहां के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी? 18। अब देखना, औरंगजेब के समय प्रांत या सूबों की संख्या 24 नहीं थी। औरंगजेब के समय प्रांतों की संख्या 24 नहीं थी। इसमें 2 गलत है, 2 सही है। अब औरंगजेब को समझना आप। औरंगजेब को समझना आप। जहांगीर बता दिया मैंने आपको, शाहजहां बता दिया, अब आता है औरंगजेब। औरंगजेब जब राजगद्दी पर बैठा तो थे 18 प्रांत। कितने प्रांत? 18 प्रांत। औरंगजेब 2 प्रांत और जीतता है। कितने प्रांत जीतता है? 2 प्रांत और जीतता है, जिसमें एक प्रांत होता है गोलकुंडा
और एक प्रांत होता है बीजापुर। औरंगजेब की दक्षिण भारत में अधिक रुचि हुई थी और दक्षिण का नासूरी इसको बर्बाद कर देता है। गोलकुंडा और बीजापुर ये दो नए प्रांत औरंगजेब के द्वारा जीते जाते हैं। जब शासक बना तब 18 थे और जब राजगद्दी से हटा तब 2 और जीत लिए। टोटल राजगद्दी से उतरा तब 20 थे। अब उस वाले क्वेश्चन में 24 लिखा हुआ है जो कि गलत है। अकबर के समय प्रांतों की संख्या 15, जहांगीर के समय 15 थी प्रांतों की संख्या, शाहजहां के समय 18 थी और औरंगजेब के समय 18 + 2 20 थी। ये एक्यूरेट प्रांतों की संख्या है। और इस क्वेश्चन की ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपना एक सेपरेट मुगलकालीन केंद्रीय प्रशासन का वीडियो है, उस वीडियो में प्रांतीय प्रशासन मैंने अच्छे से समझा रखा है। प्रांतीय प्रशासन के अंतर्गत कितने प्रांत थे, प्रांतों में कौन कौन शासक, कौन कौन प्रशासनिक अधिकारी था, प्लस प्रांतों से छोटे क्या थे, सारा मैंने एक्सप्लेनेशन कर रखा है। फिर भी ये चीजें भी आप थोड़ा ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, किसने मुगल शहरों को शिशिर नगर किया? डायरेक्ट यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। शिशिर नगर, शिविर नगर, शिशिर नहीं है, शिविर नहीं है, शिशिर नगर है। शिशिर नगर, किसने मुगल शहरों को शिशिर नगर कहा है? मनुची, बर्नियर ने कहा है मुगल शहरों को शिशिर नगर। इसका कोई लॉजिक नहीं है, डायरेक्ट सा फैक्ट है, आप नोट डाउन कर लेना इसको कि बर्नियर ने मुगलकालीन जो शहर थे उनको शिशिर की संज्ञा दी थी। उसके बाद में आगे आता है, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार मुगल साम्राज्य के पतन की मुगल केंद्रित अधिगम से सहमत नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है? तो इसमें डायरेक्ट कोई फैक्ट नहीं है। इसमें इरफान हबीब, आंख बंद करके कर देना आप, इरफान हबीब हैं जो कि मुगल साम्राज्य के पतन की मुगल केंद्रित अधिगम से सहमत नहीं है। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है आपके, तुजुक-ए-बाबरी खाली जगह भाषा में है। तुजुक-ए-बाबरी अरबी भाषा में नहीं है, फारसी में नहीं है, तुर्की में है, उर्दू में भी नहीं है, तुर्की भाषा में। कैसी भाषा में है? तुर्की भाषा में है। आपने ध्यान, इस तुजुक-ए-बाबरी का फारसी भाषा में 3 व्यक्तियों के द्वारा ट्रांसलेशन किया जाता है। आफ्टर देन अंग्रेजी भाषा में 3 व्यक्तियों के द्वारा ट्रांसलेशन किया जाता है। आफ्टर देन फ्रेंच भाषा में भी इसका ट्रांसलेशन किया जाता है। फ्रांसीसी भाषा में जैतुद्दीन ख्वाजा, पाइंदा खां और अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा ट्रांसलेशन किया जाता है। अंग्रेजी भाषा में अर्स्किन, लिडेन, बेवरीज 3 व्यक्तियों के द्वारा ट्रांसलेशन किया जाता है। और फ्रेंच भाषा में पावेल द कार्टले के द्वारा ट्रांसलेशन किया जाता है। ये मुगल काल की एकमात्र पुस्तक है जो तुर्की भाषा में है, क्योंकि मुगल काल से पहले सल्तनत काल था। सल्तनत काल की जो भाषा थी ना, वो थी फारसी भाषा। बाबर के बाद में जितने भी शासक हैं सभी की जो शासकीय भाषा थी वो फारसी रहेगी। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है आपका, ईश्वरदास द्वारा रचित इस्लामी कानूनों की संहिता थी। ईश्वरदास द्वारा रचित इस्लामी कानूनों की संहिता थी। इस्लामी कानूनों की संहिता थी फतवात-ए-आलमगीरी। फतवात-ए-आलमगीरी जो मैंने मुगल कालीन साहित्य लिखा है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है। ईश्वरदास नागर द्वारा रचित इस्लामी कानूनों की संहिता को फतवात-ए-आलमगीरी कहा जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित चित्रकार में से जहांगीरनामा के मुख्य पृष्ठ पर चित्रित करने के लिए जाना जाता है। प्रश्न कह रहा है कि जहांगीर की जो ऑटोबायोग्राफी थी जहांगीरनामा, उसके मेन पेज का जो चित्र है वो किसने बनाया था? ये प्रश्न है। निम्नलिखित चित्रकार जहांगीरनामा मुख्य पृष्ठ मेन पेज को चित्रित करने के लिए जाना जाता है। आका रिजा नहीं है, आगा रिजा है। आगा रिजा के बारे में मैंने आपको बताया था कि आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण होता है। आगा रिजा के नेतृत्व में मैंने चित्रकारिता के वीडियो में आ करके आपको समझाया था। आगरा में आगा रिजा खान। अब देन अबुल हसन, हाँ बिल्कुल, अबुल हसन ने जो जहांगीरनामा, जो जहांगीर की आत्मकथा है, उसके मेन पेज का चित्र बनाया था। बिशन दास नहीं बनाता है,
फारूक बेग नहीं बनाता है। बिशन दास जाता है फारस के राजकुमारों के चित्र बनाने के लिए। कहाँ जाता है? फारस के राज परिवार के चित्र बनाने के लिए। फारस के राज परिवार का चित्र बनाने के लिए जाता है। और फारूक बेग जाता है बीजापुर के राज परिवार, बीजापुर के राज परिवार के चित्र बनाने के लिए। और इसको मैंने आपको बताया था बी फा बी, बी फा बी। बिशन दास जाता है फारस और फारस के राज परिवार के चित्र लेने, और फारूक बेग जाता है बीजापुर चित्र बना राज परिवार के चित्र बनाने के लिए। तो मुख्य पृष्ठ को चित्रित करने वाला है अबुल हसन। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है आपके, धरातलीय सजावट में पित्रादुरा। पित्रादुरा मैंने एक्सप्लेन करवाया था आपको कि पित्रादुरा के अंतर्गत जो संगमरमर होती है उसमें हीरे जवाहरात की जड़ाई को पित्रादुरा कहा जाता है। पित्रादुरा का सर्वप्रथम प्रयोग या सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण एक्सपेरिमेंटल प्लस प्रयोग निम्न में से है। मतलब कि पित्रादुरा का प्रयोग सबसे पहले किस इमारत में हुआ है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2015 फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन था। पित्रादुरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण या प्रयोग एतमादुद्दौला के मकबरे में होता है, जो कि आगरा में स्थित है। एतमादुद्दौला नूरजहां के पिता थे। एतमादुद्दौला के मकबरे का निर्माण नूरजहां करवाती हैं। आफ्टर देन एतमादुद्दौला के मकबरे के अंतर्गत ही एतमादुद्दौला की वाइफ अस्मत बानो बेगम को भी दफनाया जाता है। इन दोनों का संयुक्त मकबरा भी यह है। तो सर्वप्रथम पित्रादुरा का प्रयोग कहाँ होता है? एतमादुद्दौला के मकबरे में। ताजमहल बाद की इमारत है, ये सारी बाद की इमारत है। दीवाने आम, दिल्ली का लाल किला। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है, मकबरे की स्थापत्य कला। मकबरे की स्थापत्य कला में चार बाग शैली या चार बाग व्यवस्था का प्रयोग भारत में किसके मकबरे में सबसे पहले हुआ है? अभी मैंने पिछला वीडियो बनाया था स्थापत्य कला का। स्थापत्य कला के पार्ट 2 जो वीडियो है उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इनको। मकबरे की स्थापत्य कला में चार बाग व्यवस्था का प्रयोग भारत में किसके मकबरे में सर्वप्रथम हुआ है? चार बाग शैली का प्रयोग सबसे पहले किस मकबरे में हुआ है? गयासुद्दीन खिलजी नहीं। सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी सल्तनत कालीन शासक है, लोदी डायनेस्टी से बिलोंग करता है। 1517 के आस 1504 में सिकंदर लोदी आगरा की स्थापना करता है और 1506 में आगरा को अपनी राजधानी कैपिटल भी बना लेता है। शेरशाह सूरी 9 1540 में चौसा बिलग्राम के पश्चात शासक बनता है। लगभग 1544-45 में गिरी सुमेल का युद्ध लड़ता है ये। आफ्टर देन इसके काल में भी नहीं है। तो ये देखिए प्रश्न आपको पढ़ने से ही एकदम उत्तर आ गया है इसमें। मकबरे की स्थापत्य कला में चार बाग व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रयोग किसके मकबरे में हुआ? इनके तो मकबरे में नहीं हुआ और हुमायूं के मकबरे में हुआ है। किसके मकबरे में हुआ है? हुमायूं के मकबरे में। आगे बताऊंगा मैं आपको हुमायूं के मकबरे में क्या खास बात थी। वैसे स्थापत्य कला में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ये हुमायूं का मकबरा वही है जो वफादार बीवी की महबूबाना पेशकश हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत की इमारतों में किस मुगल मकबरे में मीनार का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? उत्तर भारत की इमारतों में मुगल मकबरे में मीनार स्थापत्य कला का अगर आपने वीडियो देखा हो तो आप तुरंत प्रभाव से इस प्रश्न को कर लोगे। उत्तर भारत में इमारतों में किस मुगल मकबरे में मीनार का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? सर्वप्रथम मीनार का प्रयोग होता है अकबर के मकबरे में। कौन से मकबरे में? अकबर के मकबरे में सर्वप्रथम मीनार का प्रयोग होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है, भास्कराचार्य की कृति। भास्कराचार्य जो राइटर थे वो गुप्त कालीन थे, गुप्त काल से बिलोंग करते हैं भास्कराचार्य। कृति लीलावती, इनकी एक पुस्तक है लीलावती और इसी पुस्तक का एक पार्ट है शुल्व सूत्र। शुल्व सूत्र ये एक गणित को समर्पित पुस्तक है। कैसी पुस्तक है? गणित को समर्पित पुस्तक है। भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी लैंग्वेज में अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल नहीं, दारासिको नहीं,
अलबरूनी नहीं, फैजी। फैजी ने सर्वप्रथम लीलावती का ट्रांसलेशन है वो फारसी भाषा में किया था। जैसे कि मैंने आपको अकबर पढ़ाया था, तब मैंने बताया था 1572 ईस्वी में अकबर होता है, वो अनुवाद विभाग की स्थापना करता है, विभिन्न अनुवादक होते हैं। आप इसके समय काफ़ी कुछ ट्रांसलेशन होता है, संस्कृत का हिंदी में, हिंदी का फारसी में, फारसी का संस्कृत में, कईयों का ट्रांसलेशन होता है। तो इसमें ध्यान रखना, भास्कराचार्य की कृति संस्कृत की पुस्तक है, संस्कृत भाषा में लिखी गई लीलावती है। इसकी एक पार्ट है सुलू सूत्र, जो कि गणित को समर्पित पुस्तक है। आफ्टर देन इसका फारसी भाषा में अनुवाद करता है फैजी। फैजी इसका फारसी भाषा में ट्रांसलेशन करता है। अगला प्रश्न आता है, मुगल काल के किस चित्रकाल को पूर्व का राफेल कहा जाता है? अगर आपने चित्रकारिता का वीडियो देखा है तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है और राफेल नडाल कौन है, ये राफेल कौन था, सारा एक्सप्लेनेशन मैंने कर रखा है। फिर बता रहा हूं मैं, मुगल काल में किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? पूर्व का राफेल जहांगीर तो नहीं होगा, बसावन नहीं होगा, ख्वाजा अब्बू सम्मत नहीं होगा, बिहरजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। ये बाबर के समय का एकमात्र चित्रकार है, बाबर के समय का एकमात्र चित्रकार है बिहरजाद, जिसको पूर्व का राफेल कहा जाता है। कहाँ का राफेल? पूर्व का राफेल। अब देखना, ये जो राफेल है ना, राफेल है क्या? क्या होता है, जब 1350 से लेकर 1550 के दरमियान पुनर्जागरण होता है, उस पुनर्जागरण के अंतर्गत शिक्षा, चित्रकारिता, भाषा, साहित्य में काफी विकास होता है। इसी विकास के दरमियान इटली में चित्रकारिता की विकास के फलस्वरूप वहां 3 बड़े चित्रकार उभर कर आते हैं। राफेल आता है, माइकल एंजेलो आता है तथा लियोनार्डो दा विंसी आता है। 3 चित्रकार प्रमुख रूप से वहां आते हैं। तो इस प्रश्न में पूर्व का राफेल कौन हो गया? बिहरजाद। और पूर्व का राफेल इटली पूर्व में ही है। आप पूर्व का राफेल नहीं, इटली क्या, इंडिया है पूर्व में इटली से, तो पूर्व का राफेल हो गया बिहरजाद। अगला प्रश्न आता है आपके, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गुलबदन बेगम हुमायूंनामा बिल्कुल सही है। इसी पुस्तक में बाबर को विष देने का वर्णन भी करती है। ख्वांदमीर या खोंदमीर कानून हुमायूनी, जब मैंने आपको मुगल कालीन लिटरेसी पढ़ाई थी तो मैंने एक्सप्लेन किया था, कानूनों को खोद खोद के लिख रहा है, मतलब कानून हुमायूनी खोंदमीर द्वारा खोद खोद के लिखी गई थी। आफ्टर देन जियाउद्दीन बर्नी, इनकी पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही। आफ्टर देन ख्वाजा कल्ला, इस नाम का कोई राइटर अभी तक नहीं हुआ है, ख्वाजा कल्ला। और तजकिर नहीं होता है, तजकिरा होता है, तजकिरा। ए हुमायूं या अकबर, ये भी ऐसी कोई पुस्तक नहीं है। तो निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसमें से सुमेलित नहीं है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मुगल चित्र शैली का संस्थापक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे मुगल चित्र शैली, मुगल कालीन जो चित्रकला है, मुगल चित्र शैली का संस्थापक मतलब स्टार्टर, इसके समय तेज होती है, चित्र शैली का संस्थापक माना जाता है? बिहरजाद या बहरजाद तथा मीर हासिम। मीर हासिम जैसा तो कोई था ही नहीं चित्रकार। बिहरजाद, मीर हासिम ये तो होगा ही नहीं। अब्बू सम्मत तथा मीर सैयद अली, में भी ये दोनों हुमायूं के समय थे। किसके समय थे? हुमायूं के समय। मंसूर तथा अब्दुल हई ये भी नहीं थे। दसवंत तथा बसावन ये अकबर के समय थे। किसके समय थे? अकबर के समय। दसवंत के बारे में मैंने आपको बताया था, कहार जाति का होता है, पाल के उठाने का काम करता है तथा अग्रणी चित्रकारों में इसकी गिनती होती है। आप देने अत्यधिक मान सम्मान मिलने के कारण ये सुसाइड कर लेता है। दसवंत के बारे में मैंने आपको बताया था। ये अकबर कालीन है, ये हुमायूं कालीन है। अब देखिए संस्थापक पूछा है, जो ओल्डेस्ट शासक है, ओल्डेस्ट जो रूलर है उसी का संस्थापक होगा। अब देखना, अब्बू सम्मत तथा मीर सैयद अली हुमायूं के समय के हैं। अब्बू सम्मत तथा मीर सैयद अली को उपाधियां भी देता है, सीरी कलम तथा नादिर जमा, इन दोनों को उपाधियां देता है हुमायूं। आफ्टर देन इनको मुगल चित्र शैली का संस्थापक माना जाता है। इनको क्या माना जाता है? मुगल चित्र शैली का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली में खैरुल मंजिल, यूपीएससी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिला है। खैरुल मंजिल
का निर्माण किसने करवाया? खैरुल मंजिल में मदरसे का निर्माण किसने कराया? दिल्ली में खैरुल मंजिल नामक मदरसा मुसलमानों के जो बच्चे होते हैं उनको प्राथमिक शिक्षा जहाँ दी जाती है उसे मदरसा कहा जाता है। मदरसे का निर्माण किया था हमीदा बानो बेगम? नहीं। अकबर की माँ थी, हुमायूं की वाइफ थी, गुलबदन बेगम? नहीं। महान अनगा में भी, शाह बेगम में भी। अब देखना, शाह बेगम ये वही शाह बेगम है जो अफीम का अत्यधिक सेवन कर कर सुसाइड कर लेती है, अफीम से आत्महत्या कर लेती है। कौन सी हत्या कर लेती है? आत्महत्या कर लेती है। अब हमीदा बानो बेगम नहीं है, गुलबदन बेगम नहीं है, पीछे बची महान अनगा, इसी के द्वारा खैरुल मंजिल में मदरसे का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है आपके लिए, तख्त ए ताउस या मयूर सिंहासन भी इसको कहा जाता है, तख्त ए ताउस को। तख्त ए ताउस जिसके निरीक्षण में बना था वह था, वेरी गुड क्वेश्चन। तख्त ए ताउस जिसके निरीक्षण में, मतलब ऑब्जर्वेशन में किसके बना था? किसके ऑब्जर्वेशन में बना था? रबिया उद दौरानी? नहीं। जेरेनियो में ये ताजमहल का वास्तुकार था, वेरेनियो ताजमहल का वास्तुकार था अंग्रेजी इतिहासकारों के अनुसार। इसकी रेख में नहीं बना। बेबादल खां के देख रेख में या निरीक्षण में तख्त ए ताउस या मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है, कौन सा मकबरा वफादार बीबी का उसके स्वर्गीय पति के लिए श्रद्धांजलि का प्रतीक है? वफादार पत्नी का उसके स्वर्गीय पति के लिए श्रद्धांजलि का प्रतीक है, द सिंबल ऑफ साइनेस, श्रद्धांजलि का प्रतीक है। हुमायूं का मकबरा, शेरशाह का मकबरा, अकबर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा? जहांगीर का तो नहीं हो सकता, अकबर का भी नहीं है, शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है वो भी नहीं है, हुमायूं का मकबरा सही है। तो हुमायूं का मकबरा, इसके बारे में कुछ फैक्ट बता देता हूं आपको। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम द्वारा करवाया जाता है। इस हुमायूं के मकबरे को वफादार बीबी की महबूबाना पेशकश भी कहा जाता है तथा ऐसा भी कहा जाता है कि हुमायूं की मृत्यु के पश्चात सच्ची श्रद्धांजलि के प्रतीक के रूप में इस मकबरे को भी जाना जाता है। हाजी बेगम वाइफ ऑफ हुमायूं, यह अकबर की सौतेली माँ थी। ठीक है, तो हाजी बेगम का जो बनाया गया मकबरा है हुमायूं का मकबरा, ये पति की, उसके स्वर्गीय पति के लिए श्रद्धांजलि का प्रतीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है आपके लिए, निम्नलिखित में से किसी आधुनिक उर्दू शायरी का, निम्नलिखित में से किसी आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता कहा जाता है? आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता कहा जाता? अमीर खुसरो? नहीं। मिर्जा गालिब? नहीं। मीरत की मीर? नहीं। वली दकनी? वली दकनी को आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता कहा जाता है। वली दकनी को किसको कहा जाता है? वली दकनी को। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है, तुलसीदास निम्न में से किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? तुलसीदास निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? यहां पर एक आप फैक्ट ध्यान रखना, एक शब्द ध्यान रखना, STD। वही STD जो आज से 10-15 वर्षों पूर्व फोन, जो आज अपने हाथ में मोबाइल फोन है, उसका स्थान STD का हुआ करता था। डब्बे वाला फोन, वहां जाकर STD में अपन बात करते थे, वही STD। इसमें ध्यान रखना, S का अर्थ होता है सूरदास। कौन सा दास? सूरदास। T का अर्थ होता है तुलसीदास। कौन सा दास? तुलसीदास। सूरदास, तुलसीदास। और D का अर्थ होता है अपने नारायण वाले दादू दयाल, अपने नारायण वाले दादू दयाल। STD। यह तीनों के तीनों अकबर के समकालीन है। किसके समकालीन है?
अकबर के समकालीन हैं। सूरदास, तुलसीदास और दादू दयाल तीनों के तीनों अकबर के समकालीन हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है आपके लिए, टोडरमल की मुख्य उपलब्धि किस क्षेत्र में थी? मतलब टोडरमल को बादशाह या मेन अचीवमेंट क्या था टोडरमल का, किस क्षेत्र में उसकी उपलब्धि थी? सोशल रिवॉल्यूशन, सामाजिक सुधार, नो। सैन्य विजय, नहीं। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, इट में भी। ललित कला, नहीं। राजस्व प्रशासन में इनकी, सर पानी पिलाना। टोडरमल की मुख्य उपलब्धि किस क्षेत्र में थी? तो राजस्व प्रशासन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में टोडरमल की विशिष्ट उपलब्धि थी। टोडरमल की मुख्य उपलब्धि किसमें थी? राजस्व प्रशासन में थी। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है आपके, मुगल काल में गिलकार कौन थे? काफी पॉपुलर क्वेश्चन है ये भी गिलकार का, यूपी टेट में कई बार पूछा जाता है गिलकार का। गिलकार कौन थे? मुगल काल में गिलकार कौन थे? खेत जोतने वाले, नहीं। कपास एवं रेशम के बुनकर, इट में भी। चूना मजदूर, नहीं। हलवाई, नहीं। मुगल काल में जो गिलकार थे वो कपास एवं रेशम के बुनकर थे। गिलकार कौन थे? कपास एवं रेशम के बुनकर होते हैं वो थे। इनका कोई फैक्ट नहीं है, बस डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद कर लेना आप इनको। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है, अकबर के शासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी के सिक्के का क्या नाम था? रुपया होता है, वह शेरशाह सूरी चलाता है, नहीं। अकबर के शासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी का सिक्का, मोहर, नहीं। दीनार, नहीं। इट में भी जलाली। चौकोर चांदी का सिक्का था, उसे कहा जाता था जलाली। क्या कहा जाता था? जलाली कहा जाता था। अब देखना, समझना आप यहाँ पे, चौकोर चांदी के सिक्के को जलाली कहा जाता था। एक शब्द आएगा आपके सशंक। सशंक होता है, वो होता है सोने का सबसे बड़ा सिक्का। सोने का सबसे बड़ा सिक्का। कैसा सिक्का? सबसे बड़ा सिक्का होता है। सोने का सबसे बड़ा सिक्का होता है सशंक। अब देखना, अकबर के शासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी का सिक्का जलाली हो गया और सशंक सोने का सबसे बड़ा सिक्का होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है आपके लिए, चांद बीबी ने मुगलों के विरुद्ध किस दुर्ग की सफलतापूर्वक रक्षा की? चांद बीबी थी, इसका संबंध है अहमदनगर से। कौन सा नगर से? अहमदनगर से इसका संबंध है। पहला ही ऑप्शन है आपका अहमदनगर, तो अहमदनगर की ही रक्षा करेगी। कोई बीजापुर थोड़ी जाएगी या गोलकुंडा नहीं जाएगी, औरंगाबाद भी नहीं जाएगी। कहाँ की करेगी? अहमदनगर की ही सफलतापूर्वक रक्षा करेगी। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है, भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ या आरंभ की गई थी? ध्यान रखना, तंबाकू प्लस मक्का, इन दोनों की खेती भारत में मुगल काल में प्रारंभ होती है। कब होती है? मुगल काल में प्रारंभ होती है। अब प्रश्न पूछ रहा है, भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में आरंभ की गई है? शासनकाल पूछ रहा है, अपने को पता है मुगल काल में प्रारंभ होती है। अब उस मुगल काल में रूलर कौन था, शासक कौन था? तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अपन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब मैं एक्सप्लेन करूंगा। 1498 में पुर्तगाली आते हैं और पुर्तगाली अपने साथ तंबाकू का पौधा लेके आते हैं। अब ये प्रश्न पूछ रहा है, ये नहीं पूछा कि किसके काल में तंबाकू का पौधा भारत में आया, प्रश्न पूछा है तंबाकू की खेती। अब जो तंबाकू की खेती के जो हमें प्रमाण मिलते हैं वो जहांगीर से मिलते हैं। तंबाकू खेती के जो प्रमाण मिलते हैं हमें वो जहांगीर से मिलते हैं। तो जहांगीर के शासनकाल में भारत में तंबाकू खेती प्रारंभ की गई। बाकी तंबाकू का पौधा 1498 में पुर्तगाली आता है, धीरे धीरे तंबाकू का पौधा भारत में आ जाता है। और एक कंसेप्ट और के लिए रखना, तंबाकू और मक्का इन दोनों की खेती मुगल काल में होती है। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है, मुगल प्रशासन में गांव की प्रशासनिक व्यवस्था में
ग्राम प्रधान को किन किन नामों से जाना जाता है? मैंने आपको प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ाई, सीधा बताया मैंने, खुद, खिद्दम और चौधरी, 3 हैं जो गांव के प्रधान होते हैं। खुद, ये कई बार ये ऐसा शब्द है, खुद, खुद और खुद बहुत आर इक्वल, खुद खुद्दम, खुद खुद्दम या मुकदम बहुत आर इक्वल, खुद मुकदम और चौधरी उपरोक्त सभी, इन सभी नाम से ग्राम प्रधान को जाना जाता है। अगला प्रश्न आता है आपके लिए, मारवाड़ व मुगलों के मध्य चले 30 वर्षीय संघर्ष का नायक कौन था? मैंने एक्सप्लेन किया था अभी पिछले क्वेश्चन में, दुर्गादास राठौड़, जो वीर दुर्गादास राठौड़ जसवंत सिंह जी के सेनापति थे, अजीत सिंह को वापस शासक बनाने के लिए औरंगजेब के विरुद्ध 30 वर्ष तक संघर्ष करते हैं, जिसे भारतीय इतिहास में 30 वर्षीय संघर्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हुमायूं के दिल्ली तख्त से निर्वासन काल में मारवाड़ के किस शासक ने शेरशाह के विरुद्ध सैनिक सहायता देने का प्रस्ताव भिजवाया था? समझना आपको, जब चौसा बिलग्राम के युद्ध में पराजित होकर ये हुमायूं ईरान इराक की तरफ भाग रहा होता है, तो ये मारवाड़ नरेश से भी सहायता लेने की कोशिश तो नहीं करता है, बट आगे होकर मारवाड़ नरेश उनके पास प्रस्ताव भिजवाते हैं कि मैं आपकी सहायता करूं, मैं आई हेल्प यू। तो देखना, समझना आप, उस समय मारवाड़ का जो शासक था, वह था राव मालदेव। कौन था? राव मालदेव। इस राव मालदेव ने तत्कालीन दिल्ली सम्राट, दिल्ली बादशाह को सहायता देने का प्रस्ताव भिजवाया था। बट होता क्या है कि जो हुमायूं था, हुमायूं का एक पुस्तकालय अध्यक्ष था, पुस्तकालय लाइब्रेरियन, पुस्तकालय अध्यक्ष था, पुस्तकालय का अध्यक्ष था, जिसका नाम था मुल्ला सुर्ख। क्या नाम था? मुल्ला सुर्ख। एक पुस्तकालय अध्यक्ष था जिसका नाम था मुल्ला सुर्ख। मालदेव ने प्रस्ताव भिजवाया हुमायूं के पास। अब हुमायूं के पास में उसका पुस्तकालय अध्यक्ष होता है मुल्ला सुर्ख, जो कि हुमायूं को मना कर देता है कि मालदेव का प्रस्ताव आप एक्सेप्ट मत कीजिए, हो सकता है कि ये आपकी हत्या भी कर दे। तो आप ध्यान रखना, हुमायूं के दिल्ली तख्त में निर्वासन काल में मारवाड़ के किस शासक ने शेरशाह के विरुद्ध सैनिक सहायता देने का प्रस्ताव भिजवाया? तो मारवाड़ के शासक राव मालदेव ने यह प्रस्ताव भिजवाया था। ये भी ध्यान रख लेना थोड़ा आप। अगला प्रश्न आता है, खानवा के युद्ध से पहले राजपूतों ने किस स्थान पर मुगलों को पराजित किया था? बयाना, सीकरी, मथुरा या नगर? नगर टोक वाला नगर है ये। बयाना, भरतपुर वाला। खानवा के युद्ध से पहले राजपूतों ने किस स्थान पर मुगलों को पराजित किया था? देखिए, खानवा का युद्ध होता है मार्च जो खानवा का युद्ध होता है ये होता है मार्च 1527 में। ठीक इसके 1 महीना पहले एक युद्ध होता है जिसे कहा जाता है बयाना का युद्ध। कौन सा युद्ध? बयाना का युद्ध। ये होता है 16 फरवरी 1527। यह युद्ध होता है, वह होता है बाबर वर्सेस महाराणा सांगा। एक तरफ बाबर होता है, एक तरफ महाराणा सांगा होता है। इस युद्ध का जो विनिंग पावर होता है वह होता है महाराणा सांगा के पास। किसके पास होता है? महाराणा सांगा के पास। अब जो ये खानवा का युद्ध है, इस युद्ध में एक तरफ होता है बाबर और वही सिचुएशन दूसरी तरफ होता है मेवाड़ नरेश महाराणा सांगा। अब इस युद्ध में जो विनिंग पावर होता है वो होता है बाबर का। प्रश्न क्या पूछ रहा है? खानवा के युद्ध से पहले राजपूतों ने किस स्थान पर मुगलों को पराजित किया था? तो खानवा के युद्ध से ठीक पहले बयाना का युद्ध होता है 1 महीना पहले। तो इस बयाना के युद्ध में, कौन से युद्ध में? बयाना के युद्ध में 16 फरवरी 1527 को महाराणा सांगा द्वारा बाबर को पराजित कर दिया जाता है। तो इसमें होगा बयाना। ये थी आज अपनी मुगलकालीन प्रश्नोत्तरी। उम्मीद करता हूं कि अल्प समय में दिए गए ज्ञान से आप पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। ये प्रश्नोत्तरी के अपने मुगल काल के लगभग 3 से 5 पार्ट रहेंगे। हर पार्ट में जो मैंने आपको पढ़ाया उससे हटके क्वेश्चन आएंगे। जो मैंने आपको पढ़ाया वो तो कॉमन मटेरियल है, सबके पास है। अब जो प्रश्नोत्तरी हैं ये थोड़ा हटके है, ठीक।
ठीक है, लॉट ऑफ थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी में।